चलो अब देखो हमें पढ़ना है क्या, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, प्राचीन भारत पढ़ना है, प्राचीन भारत है ना, एंशिएंट हिस्ट्री। तो आप जैसे मान लो ये प्राचीन इतिहास हमें पढ़ना है। मैं कई बार इतिहास की डेफिनेशन बता चुका हूँ, एक बार और पढ़ लेते हैं हम क्योंकि नई क्लास है ना। इतिहास होता क्या है? इतिहास एक तरह का, एक घटनाएं समझ लो। इतिहास क्या है? एक घटनाएं हैं, घटनाओं का संग्रह है इतिहास। जो हमें ये जो हमें फ्यूचर में है ना, जो हमें फ्यूचर में या फिर वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं या करेंगे उनसे हम सीख लेंगे, है ना। कि भाई जो हमारा इतिहास में जो पहले लोग थे उन्होंने कैसे काम किया था, है ना, उनसे क्या गलती हुई थी। अगर गलती हुई थी तो उन काम को हमें करना नहीं है, और अच्छा काम करा था और उसके अच्छे रिजल्ट निकले थे तो हमें उस काम को करना है ना। ये हो गया अपना इतिहास। इतिहास से हम सीखते हैं वर्तमान में कि हमें क्या काम करना है अभी प्रेजेंट में, और फ्यूचर में हमें क्या काम करना है, ये हम इतिहास से सीखते हैं। तो कुछ इसी तरह का इतिहास की हम घटनाओं का अध्ययन करेंगे। कहाँ पर? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास भाई प्राचीन है, यानी मध्यकालीन से पूर्व का माना जाता है प्राचीन इतिहास। तो इस मध्यकालीन इतिहास से पूर्व की घटनाओं का हम अध्ययन करें। अब मैं तुम्हें एक टाइमलाइन की वो लेकर चलता हूँ कि वो टाइमलाइन कैसे डिसाइड करती है। उस टाइमलाइन के थ्रू हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, उस टाइमलाइन का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है ना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वो टाइमलाइन क्या है ना। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मैं रेखा खींचता हूँ, एक तरह की समय रेखा। क्या है? समय रेखा। ठीक है, ये क्या है? एक तरह की समय रेखा है। इस समय रेखा के है ना, मान लो जहां पर ये लाइट पड़ रही है इसके जीरो ही मान लेते हैं, जहां पर जीरो, ये है जीरो। जैसे हम लिखते हैं ना मैथ्स में लिखते हैं -1 -2 -3 -4, ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं +1 +2 +3, ऐसे इस तरफ से लिखते हैं ना। तो सेम ऐसे ही है यहाँ पर, है ना। अगर मैं यहाँ पर -1 -2 से पहले यहाँ की तरफ चले, जीरो से पहले की तरफ चले, तो बच्चों इसे जो हम सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, बी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी से लिखेंगे। और जीरो के बाद जब हम करेंगे तो इसे हम लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी। इसे बंद करना है कैमरा। कौन है ये? इस कैमरा बंद कर लो, ठीक है। ये कैमरा जो है किसी का ओपन हो रहा है, वो नए बच्चे होंगे, है ना। अपना कैमरा बंद कर लो, हाँ बंद कर लो अपना कैमरा। हाँ ठीक है, कोई अपना कैमरा ना बंद रखना है आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ना अपना कैमरा बंद रखना है ना, ठीक है। बस, और जब भी कुछ लिखना हो ना मोहित, जब भी कुछ लिखना हो हाँ वहां पर लिखना, बिल्कुल हाँ। जैसे यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप यहाँ पर लिख देना, है ना। ठीक है, अभी हम कुछ दिन बाद में यहाँ पर ऑप्शन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें हम अपना वॉइस कैमरा ऑन रखेंगे, सॉरी वॉइस माइक ऑन रख लेंगे। तो जो भी आपको पूछना क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो आप वॉइस के थ्रू पूछ सकते हो, लेकिन वो आने वाले समय में भी सिंपल सा कितना है। तो अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैंने ये बताया एक हमने टाइम लाइन डिसाइड की, ये है एक तरह की समय रेखा। ये जीरो मान लिया, इस जीरो के इधर की तरफ यानी कि जीरो के बाईं ओर, जैसे हम मैथ्स में भी लिखते हैं। मैथ्स में क्या होता है, ये जीरो होता है यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसा होता है टाइम लाइन। ऐसे सेम इधर होता है +1 +2 +3, ऐसे इस तरह से चलते रहते हैं। तो सेम यहाँ पर एक इतिहास की भी समय रेखा होती है। इस इतिहास की समय रेखा पर क्या होता है, अगर मान लीजिए जीरो है तो जीरो के बाई ओर हम इसे डिनोट करते हैं बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से। और फिर यहाँ पर हम इसे डिनोट करते हैं जीरो के दाई तरफ एडी से। अब हमें बात करनी हो, जैसे मैं लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं कि भाई ये आपका 319 में, है ना, 319 एडी में, 319 एडी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है ना। 329 319 एडी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। या फिर सिंपल सा ये लिखता हूं 319 ईस्वी में, हम इसे ईस्वी भी लिख सकते हैं, ईस्वी में, ठीक है, 324 ईस्वी में। तो इसका मतलब हो गया 324 ईस्वी में वही स्थापना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो 323
बीसी, या इसे ईसा पूर्व भी बोलते हैं, बीसी को ईसा पूर्व भी बोलते हैं, है ना। 324 ईसा पूर्व में आपकी मोर सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या है, गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, और 323 बीसी में ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर मैं ये बोलता हूँ 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं, और 329 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, तो भाई आप समझ जाओगे कि भाई ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ये जीरो से पहले की तरफ होगा सर, है ना, ईसा पूर्व या बीसी जहां पर लिखा होगा, और जहां पर आपका ईस्वी लिखा है तो ये जीरो के बाद का है। तो आप यहाँ पर ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर समझ गए होंगे कि भाई अंतर क्या होता है। ये सबसे मेन कंसेप्ट है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में आता है और अच्छों को कंफ्यूज कर देता है जो नए बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया भैया, एक बार और समझ लो कि जीरो से पहले, जैसे -1 -2 लिखते हैं ना मैथ्स में, तो ऐसे ही यहाँ पर चलता है। अब जैसे मैथ्स में क्या होता है, जीरो के यहाँ पर -1 -2 -3 चलता है, तो सेम ऐसे यहाँ पर चलेगा। अगर मैं बोलूं 1500 कहाँ आएगा, तो 1500 इधर की तरफ नहीं आएगा, है ना। जैसे मैथ्स में अगर -1500 लिखना होगा तो इधर की तरफ ही तो आएगा। तो सेम इसी तरह से क्या होता है, ईसा पूर्व भी वही यहाँ पर अगर मान लिख रहा हूं मैं 1500 ईसा पूर्व लिख रहा हूं, तो 1500 ईसा पूर्व कहां पर आएगा, कुछ इसी तरह से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व या फिर बीसी। तो ये टाइमलाइन होती है, इस टाइमलाइन को आपको समझ में आना चाहिए। तो सभी बच्चों को समझ में आया टाइमलाइन, बताओ सभी बच्चे बताओ, टाइमलाइन समझ में आया, ये कैसे टाइमलाइन होती है। हाँ, है ना, ठीक है, ओके, है ना, आदेश अक्रम, है ना, विनोद। किसकी समझ में नहीं आया मुझे दोबारा बता दो, कुछ बच्चे शायद अभी नए जुड़े हुए हैं, अक्षय और प्रतीक, है ना, तो इनके लिए एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, अभी पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल जाएगा। ईसा पूर्व है, देखो भाई ये जीरो है ना, जैसे जीरो मैथ्स में होता है, जैसे मैथ्स में होता है ये जीरो है, तो जीरो के यहाँ पर दाई बाई ओर हम -1 -2 -3 लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर +1 +2 +3 ऐसे लिखते हैं ना मैथ्स में। एक टाइमलाइन जो होता है यहाँ पर जो एक संख्या पद्धति आप पढ़ते होंगे तो वहां पर लिखते हैं, तो जीरो के बाई और जीरो के दाई ओर। सेम मैथ्स में भी होता, सेम इतिहास में भी होता है। इतिहास में क्या होता है, अगर मान लो इसे जीरो मान लेते हैं, जीरो जीरो, हमने जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो का मतलब ये है इस दिन ना ईसा मसीह, है ना, ईसा मसीह का जन्म होता है। जीरो हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है इस दिन को, ठीक है, जीरो, इसलिए हम इसे उस दिन को जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने जीरो मान लिया। अब जीरो से बाई ओर, है ना, जब हम चलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो से बाई ओर जब चलेंगे तो हम उसे डिनोट करेंगे, उन सन को ईसा पूर्व में डिनोट करेंगे, और जीरो के दाई ओर चलते हैं तो हम इसे करते हैं ईस्वी में लिखते हैं, एडी में लिखते हैं, है ना, एडी में लिखते हैं। अब देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूं 319 ईस्वी में, है ना, 319 ईस्वी में आपके गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है, तो मैंने बोला ईस्वी, तो ईस्वी का मतलब ये हो गया, ये जीरो के दाई तरफ लिखा जाएगा, जीरो के दाई तरफ लिखा जाएगा, और लिखा भी गया ईस्वी। अब मैं ये बोल रहा हूं 323 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, तो आपके लास्ट में क्या आया, ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व का मतलब है जीरो के इधर की तरफ लिखा जाएगा, बाईं ओर लिखा जाएगा, तो 323 यहाँ पर आपका हो गया मौर्य साम्राज्य। तो ये आपका एक क्रोनोलॉजी होता है, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना जरूरी होता है कि ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है और ईस्वी में क्या अंतर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, दोबारा उसे देख लेगा ना। अब देखो हम इसी टाइमलाइन के थ्रू पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड को समझते हैं कि क्रोनोलॉजी उनका कौन कौन सा कालक्रम रहता है, कौन से सन में क्या किसकी स्थापना होती है, इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अगर मैं बोलूं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बोलूं, तो प्राचीन भारत तो भाई बहुत पहले से शुरू हो सकता है, जब आदमी का जन्म भी नहीं जन्म हुआ होगा और उससे थोड़ी बहुत समझ भी नहीं आई होगी, उस समय से हम मान कर चल सकते हैं कि भाई इतिहास प्रारंभ हो गया। तब कि भाई जब इंसान को थोड़ी बहुत समझ आई,
कैसे समझ आई होगी कि भाई हमें मांस पकाकर खाना है ना, शिकार कैसे करना है। उस समय से भाई इतिहास स्टार्ट हो सकता है, और आज तक इस कोरोना वायरस तक ये पूरा क्या होगा, पूरा इतिहास ही है। अब इस इतिहास को हम पढ़ने के अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। भाई एक हो जाता है प्राचीन भारत, एक हो जाता है मध्य भारत, एक हो जाता है आधुनिक भारत। अब इस आधुनिक भारत को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पहले, एक 1947 के बाद वाला आधुनिक भारत, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात भारत, तो जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी। खैर एनीवे एनीवे अब हमें यहाँ पर पढ़ना है आपका प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को हमने जो डिसाइड किया है, जनरली जो डिसाइड करते हैं यहाँ पर जो आपका मुस्लिम आक्रांता से पहले का, ठीक है, वो क्या होता है, प्राचीन भारत होता है। और जैसे यहाँ पर भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो हम उसे मध्यकालीन भारत को डिसाइड करते हैं। और जैसे ही अंग्रेज आ जाते हैं तो हम उसे आधुनिक भारत की संख्या देते हैं। ये एक तरह का टाइम का पीरियड है, टाइम का डिवाइडेशन है पूरे इतिहास के अंदर। अब हमें समझना है प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन भारत का मतलब आप समझ लो कि जब इंसान ने आग जलाना सीखी, ठीक है, उसने पका हुआ मांस खाना सीखा, उस टाइम से लेकर कहां तक, आपका हर्ष के बाद तक, यानी कि गुप्तोत्तर काल तक, इतना हमें पढ़ना है। कहां कहां से कहां तक, यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर हमें पढ़ना है पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल से लेकर कहां तक पढ़ना है हमें, पूरा पाषाण काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक, यानी हर्ष तक हमें इसे पढ़ना है, ठीक है, हर्ष तक हमें इसे पढ़ना है। फिर इसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है वो है पूर्व मध्य काल, स्टार्ट हो जाता है ना। और फिर आपका ये स्टार्ट सल्तनत काल, और फिर मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। वो मध्यकालीन भारत का पार्ट है ना, मध्यकालीन भारत का पार्ट है। अभी हमें पूरा पाषाण काल से लेकर इतना हमें पढ़ना है। अब जैसे मैंने आपको एक लाइन खींची थी, है ना, वो क्रोनोलॉजी की लाइन खींची थी, तो उसी के थ्रू मैं आपको लेके चलता हूँ पूरा एंशिएंट हिस्ट्री की यात्रा पर, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, हमें उसके बारे में समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए ये मैंने अभी आपको एक लाइन खींची थी जिसमें आपको समझ में आ गया था कि भाई ये जब ईसा मसीह का जन्म होता है तो हमने इसे जीरो मान लिया, हमने इसे जीरो मान लिया। इस जीरो से बाई और क्या होता है आपका, ईसा पूर्व होता है, ये भी आपको पता चल गया, ईसा पूर्व होता है। और इस जीरो के दाई ओर क्या होता है, ईसवी होता है, ईसवी होता है। अगर मान लो हमारा सन है 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, और ईसा पूर्व है, तो ये बाई ओर आएगा या दाई ओर आएगा, ईसवी है, सॉरी ईसवी है, ये दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा, बताओ कहाँ आएगा, 2021 कहाँ पर आएगा, 2021 कहाँ पर आएगा, आपका दाई ओर आएगा, है ना। वेरी गुड, कहाँ पर आएगा, दाई ओर आएगा। तो 2021 कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर ही होगा 2021, ठीक है। यहाँ पर अभी 2021 कहाँ होगा, कुछ इसी तरह होगा वहां पर टाइम, ठीक है। आपने इस बात को समझा, 2021 यहाँ पर होगा। अब हमें यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई प्राचीन भारत की इतिहास कब से शुरू होता है, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास कब से शुरू होता है। तो हम इस टाइमलाइन के थ्रू ही पूरा पूरा अध्ययन कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसा टाइमलाइन के थ्रू हमें यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर बच्चों लगभग 7 लाख ईसा पूर्व, कितना, 7 लाख ईसा पूर्व से मानकर चलते हैं आपका एक पूरा पाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। क्या, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपका एक होता है उच्च उच्च पूरा पाषाण काल, है ना, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं। तो ये जो पूरा पूरा पाषाण काल है, लगभग बच्चों आपका ये 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। कहां तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, 7 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है ना। याद रखना, 7 लाख से आपका 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है।
ना, इसे भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, उच्च को लगभग 7 लाख से 1 लाख तक, है ना। फिर 1 लाख से आपका ये 1 लाख से आपका चलता है ये यहाँ पर चलता है अराउंड 50 40 तक, है ना, 40 तक, 1 लाख से 40 तक, और फिर 40,000 से 40,000 तक, और 40,000 से 10,000 तक चलता है। अगर मान लो इसे भी डिवाइड करना हो, यहाँ पर आपका ये होगा यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख ईसा पूर्व, ये होगा आपका उच्च पसार काल, है ना, उच्च पसार काल। यहां पर और डिवाइड कर दो इसे मध्य पसार काल को, ये हो गया 40,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये निम्न पसार काल होता है ये। इस जो ये होता है पूरा पसार काल, इस काल में क्या होता है, बस सिंपल सा हमें ये समझना है कि यहाँ पर अभी इंसान क्या करने लगा, आग का आविष्कार कर लिया। अब वह कच्चा मांस नहीं खाता है, अब वह पका हुआ मांस। कब, कहां पर, पूरा पसार काल। और दूसरी चीज क्या है, पूरा पसार काल, पसार का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। पसार का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। यानी कि वो अभी पत्थर का उपयोग कर रहा है शिकार करने के लिए। उसके दैनिक जीवन में पत्थर का अभी बहुत बहुत बड़ा महत्व है। फिर हम आगे देखेंगे कि पसार की जगह ताम्र हो जाता है, ताम्र पसार काल। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मनुष्य पत्थर का यूज करने की तुलना में तांबे का यूज करने लगा। फिर हम आगे देखेंगे तांबे की जगह लोहे का उपयोग करने लगा। तो हम उसे देखेंगे लोहो 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 काल, है ना। फिर लोहो काल देखेंगे, जैसे पहले देखा था ताम्र काल, ऐसे देखेंगे लोहो काल देखेंगे, है ना। तो लोहे का उपयोग कर रहा हूं। तो इस तरह से पूरा टाइम टेबल को हम पूरा एक क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया पूरा पसार काल। फिर पूरा पसार काल के बाद जो आता है मध्य पसार काल, मध्य पसार काल, ठीक है। क्या आता है, मध्य पसार काल। तो मध्य पसार काल यहां तक मान के चलो, ये आपका हो गया 8,000 तक। कितना, 8,000 तक, 8,000 ईसा पूर्व तक होता है। फिर आपका मध्य पसार काल के बाद आता है नव पसार काल, नव पसार काल। नव पसार काल कितना होता है बच्चों, 4,000 ईसा पूर्व तक होता है। मध्य पसार काल, इस टाइम पीरियड तक क्या होता है, इंसान थोड़ा सा डेवलप करना शुरू कर लेता है। क्या डेवलप होना शुरू कर जाता है, यहां पर अब इंसान थोड़ा एक जगह सेटल होना शुरू हो जाता है, एक जगह रुकना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस समय तक भी अभी पसार काल लिखा हुआ है ना, पसार यानी पत्थर का उपयोग करता है। ये जो टाइम पीरियड है ये कौन सा हो गया, मध्य पसार काल हो गया, ठीक है। और ये वाला टाइम पीरियड है नव पसार काल, नव पसार काल। तो इस नव पसार काल का मतलब है यहां पर भी अभी पत्थर का उपयोग कर रहा है। लेकिन अब जो नव पसार काल है, इस नव पसार काल में इंसान क्या कर रहा है, इंसान खेती करना स्टार्ट कर दिया ना। नव पसार काल में ही इंसान ने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट करा। जब आदमी खेती करेगा तो पशुपालन भी साथ साथ करेगा। ये तो कोई नई बात नहीं है, आप सब देखते ही होंगे, ग्रामीण परिवेश से आप सब जानते ही हैं कि जब भी आप इंसान खेती करता है तो उसके साथ साथ पशुपालन भी करता है। तो नवपाषाण काल में क्या होता है, आपका खेती करना स्टार्ट कर देता है इंसान। तो भाई आप क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने खेती करना कब स्टार्ट किया, तो आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल। एक क्वेश्चन आता है कि चावल के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, तो आंसर क्या होता है उसका, महेरगढ़ होता है ना। महेरगढ़ ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। एक ये वाली बात है ना। तो अच्छा, अब मैं बोला हूँ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है, तो ये पाकिस्तान में है, तो फिर ये पाकिस्तान के इतिहास में तो होना चाहिए, भारत के इतिहास में क्यों है फिर एक लॉजिक आपके मन में बात आ सकती है, ये भाई आपका ये तो जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ये बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, महेरगढ़ जो मिल रहा है ये तो फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री होनी चाहिए ना, भारत की हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसका जवाब बच्चों ये है, जब भी आप, है ना, जब भी आप भारत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की प्राचीन भारत प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे आप, तो प्राचीन इतिहास में मात्र भारत का मतलब भारत नहीं है, बल्कि क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप। क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप है। ये देखो, ये है बच्चों, अगर मान लो इस तरह से, ये अगर मान लो प्रेजेंट टाइम में भारत है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइट पड़ रही है थोड़ी सी।
अगर मान लो यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं इस तरह से ना, ऐसे तो समझ लो भारत है ना, ये भारत है। अब इस भारत में हम बात कर रहे हैं तो इस तरफ देखो, ये है भारत। लेकिन जब हम बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास की या प्राचीन भारत की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर नोट ये जस्ट भारत होगा। इसके अलावा भारत के जो अन्य पार्ट हैं, है ना, वो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करेंगे, ना कि भारत के बारे में बात करेंगे। जब भी हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो हम केवल भारत के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, है ना? भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप में पाकिस्तान आता है ना, ये नेपाल, ये पूरा भूटान भी, भूटान, है ना, और यहाँ पर श्रीलंका और बांग्लादेश, इन सबको मिलाकर ही क्या होगा, आपका भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण। तो अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है ना, यहाँ पर आपका क्या है, महेरगढ़ है। तो महेरगढ़ में क्या मिलता है, नवपाषाण कालीन में आपका चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया बच्चों, ये आपका यहाँ पर बलूचिस्तान में जो मिला है, ये प्राचीन इतिहास का ही पार्ट, प्राचीन भारत के इतिहास का ही पार्ट हो गया, इसी वजह से हो गया। तो याद रखना, कभी भी, है ना, जब भी आप क्या बोलते हैं क्लास कर रहे हैं और क्लास में पाकिस्तान का एक कोई स्थल आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये भारत का पार्ट है। जब प्राचीन इतिहास होगा, है ना, प्राचीन भारत का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, तो केवल भारत का इतिहास नहीं पढ़ना हमें, बल्कि किसका पढ़ना है, पूरे भारतीय महाद्वीप का इतिहास। तो इस वजह से आपके नवपाषाण काल तक बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, ठीक है, कहाँ तक क्या होता है। फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इतिहास को पढ़ने की क्रम में। ये तो यहाँ से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है, जनरली नहीं आता है। तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नवपाषाण काल। फिर इसके बाद से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे ध्यान से समझना है कि क्या क्या क्वेश्चंस। अभी तो हमें सिंपल सा आज हमें इतना ही पढ़ना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और एक उसका ओवरव्यू, ठीक है। अभी आज हमें केवल इतना ही पढ़ना है। तो आपने इतना पढ़ा कि नवपाषाण काल तक क्या हो गया भैया, आपका 4000, है ना, यहाँ पर क्या है 4000, 4000 ईसा पूर्व तक। फिर 4000 ईसा पूर्व के बाद क्या स्टार्ट होता है ना। अभी तक मैंने आपको ये बताया था, ये पाषाण काल चल रहा था, यानी कि आदमी, अभी इंसान पाषाण यानी पत्थर का उपयोग कर रहा है। अब इंसान के अंदर थोड़ी अकल आनी स्टार्ट हो जाती है वो, और ये अकल क्या होती है कि पत्थर से किसमें परिवर्तित हो जाती है, तांबे में परिवर्तित हो जाती है ना, तांबे में परिवर्तित हो जाती है। और तांबे को क्या बोलते हैं, ताम्र बोलते हैं, है ना, ताम्र बोलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अब संस्कृति पाषाण काल के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ताम्र काल, है ना, ताम्रकालीन, ताम्रकाल लिखेंगे, ठीक है। काम त्राम त्रामकालीन संस्कृति भी बोल सकते हैं हम इसे, और या फिर त्राम काल भी बोल सकते हैं, यानी कि तांबे का वो टाइम पीरियड आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 4000 बीसी तक हमने यहाँ पर नवपाषाण काल पढ़ लिया। अब आते हैं आगे की तरफ, यानी कि यहाँ पर भैया 4000 से आपका 1500, 4000 से 1500 ईसा पूर्व, इसे क्या बोल रहा है यहाँ पर आदमी, तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक किसका उपयोग कर रहा था, अभी पत्थर का कर रहा था, पाषाण का कर रहा था, तो इसे पाषाण काल बोल रहे थे। अब क्या बोलेंगे, इसे ताम्र काल बोलेंगे। कहां से कहां तक, 4000 से आपका 1500 तक तांबे का उपयोग कर रहे थे। तांबे का उपयोग करने वाले, है ना, भारत में पूरे विश्व में सबसे पहले तांबे का उपयोग करने वाले भारतीय, और उनका जिस संस्कृति को बोलते हैं हम, उस संस्कृति का नाम है बच्चों हड़प्पा कालीन संस्कृति या सिंधु घाटी संस्कृति। क्या है बोला मैंने, नाम बोला, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता को आप ताम्रकालीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, हाँ हम बोलते हैं, सही बात, ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोग या हड़प्पा के लोग किसका उपयोग करते थे, पत्थर का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि किसका उपयोग करते थे, तांबे का उपयोग करते थे। तो ये बात याद रखना है आपको कि भाई ये तांबे का उपयोग करने वाली सभ्यता थी।
अब दो चीजें मैंने यूज कर रहा हूं। देखो, नवपाषाण काल तक आदमी जो है पत्थर का उपयोग कर रहा था, तो हम इसे पाषाणकालीन संस्कृति भी बोल सकते हैं। लेकिन अब संस्कृति के स्थान पर मैंने किसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया? सभ्यता का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो सभ्यता, संस्कृति, है ना, दो शब्द आए कि भाई ये संस्कृति थी, अब परिवर्तित होकर ये सभ्यता हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना? एक हो गया भाई संस्कृति, एक होता है सभ्यता, है ना? इसका मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे आपने फूल देखा, तो फूल की अगर मान लो खुशबू हम देखें, फूल की यदि खुशबू को सूंघे हम, ठीक है, तो वो एक तरह की संस्कृति है। और यदि हम फूल के पत्ती देखें कैसी है, क्या सिस्टम है उसका, है ना, कैसी उसकी संरचना है, क्या है, तो वो एक तरह की सभ्यता है। अब इसे हम इंसान के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। कैसे? कि यदि आज हम अपनी वेशभूषा वेशभूषा बोली, है ना, कैसे हम बोल रहे हैं, कैसा हम दूसरे का एक इंसान से दूसरे इंसान को हम कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, कैसे हमारा खान पान है, बोली हमारी कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे व्यवहार करता है, ये सब तरीके, जो ये सब चीजें होती हैं, ये होती है संस्कृति का पार्ट। ठीक है, ये होती है संस्कृति का पार्ट। लेकिन सभ्यता में क्या होता है? सभ्यता में ये होता है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े मकान बनने लगे, है ना, नालियां बनने लगी, ग्रिड सिस्टम होने लगा, है ना, यातायात प्रबंधन प्रणाली अच्छी है हमारी, हम कार का उपयोग कर रहे हैं, तो हम सभ्य हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये होगी सभ्यता हो गई, ये हो गई सभ्यता हो गई। लेकिन संस्कृति में क्या क्या आता है? आपकी खान पान, आपकी बोली, आपका रहन सहन, ये सब किसका पार्ट होता है? संस्कृति का पार्ट होता है। आप आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उसे आदिवासी संस्कृति बोलो, कभी भी सभ्यता नहीं बोलो। ठीक है, आदिवासी संस्कृति बोलोगे, सभ्यता कभी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि कौन से वो भाई बड़े बड़े भवनों में रह रहे हैं, कौन कौन से वो नाली, यातायात, इन सब साधनों का उपयोग कर रहे हैं, वो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते ही हैं। तो इस वजह से देखो, यहाँ पर क्या है, ये जंगल में रह रहे थे, है ना, कोई यहाँ पर बड़े यातायात के साधन भी इनके पास नहीं थे, है ना। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इसे संस्कृति बोला जा रहा है। अब सभ्यता हमने यहाँ पर बोल दिया, तो इसका मतलब ये है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि इनसे सब संस्कृति से अलग कर रही। क्या अलग कर रही है? कि भाई हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े स्नानागार मिलते हैं, बड़े बड़े अन्नागार मिलते हैं। ठीक है, अब भाई देखो, अन्नगार का मतलब ये हो गया कि अन्न रखने का स्थान, ये हो गया आपका अन्नगार हो गया, है ना। तो अगर मान लीजिए इस तरह की चीजें, एक्टिविटी सभ्यता में हो रही है, किसी भी संस्कृति में हो रही है, किसी भी संस्कृति में कोई कोई ऐसी संस्कृति है जो कि यातायात प्रबंधन, है ना, यातायात प्रबंधन, आपके रहन सहन अच्छा हो उसका, है ना, वेशभूषा बहुत अच्छी हो, आपका बड़े बड़े भवन हो, है ना, नाली ग्रिड सिस्टम हो, पूरा नाली भी कैसे हो, नाली नाली भी पटी हुई है, पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा है ना। इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है किसी संस्कृति में, तो वो सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी वजह से हमने देखा, देखेंगे इन फ्यूचर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, है ना। और वहां पर क्या बोलते हैं, सड़कें भी जो होती थी ग्रिड ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है 90 अंश पर समकोण पर काटती थी। जैसे आज भी देखते होंगे चौराहे बने हुए होते हैं, एक रोड इधर से जा रही है, दूसरी रोड इधर से जा रही है, और जहां पर इंटरसेक्शन होता है वो यहाँ पर हो जाता है। यही होता है ग्रिड ग्रिड सिस्टम। चौक जिसे हम बोल देते हैं, है ना, चौक बोलते हैं ना, ये है चौराहा, चौराहा भी बोलते हैं उसे। तो ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम भी उस समय था। अब तुम आदिवासी संस्कृति में जहाँ जंगल में लोग रह रहे हैं, वहां पर तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसी वजह से वो संस्कृति है और ये क्या है, सभ्यता है ना। तो ये होता है अंतर। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसका टाइम पीरियड यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं 1500 तक। ठीक है, 1500 तक। 1500 के बाद क्या होता है, हम इसके बारे में समझते हैं कि भाई 1500 के बाद क्या होता है। तो ठीक है भाई, देखो 1500 के बाद, 1500 के बाद जो आता है आपका, है ना, 1500 के बाद आपका आता है यहाँ पर 600 BC तक। मैं ये देख रहा था कि कहीं रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, है ना, कि कभी
इतना सारा पढ़ा दिया और रिकॉर्ड ही ना हो क्लास, है ना। तो ये भी देखना पड़ता है। तो 1500 से 600 BC तक, है ना, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक क्या होता है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं आपका वैदिक संस्कृति, है ना, वैदिक काल, वैदिक काल। अब मैंने वैदिक काल बोला और एक शब्द और बोला था, वैदिक संस्कृति बोला। क्या बोला? वैदिक संस्कृति। तो हम सभ्यता से फिर एक बार क्या हो गए, संस्कृति पर आ गए। याद बोला? क्या ध्यान से सुनो इस शब्द को। मैंने बोला कि यहाँ पर हमने पढ़ा था वैद, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था अभी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं। फिर हम एक बार सभ्यता से संस्कृति की ओर आ गए, यानी कि हमारा क्या हुआ, पतन हुआ। तो बच्चों ये लाइन बात समझ में आई, बात आपकी समझ में आई। अभी क्या हुए, सभ्यता से क्या हो गए, संस्कृति में परिवर्तित हो गए, यानी कि हमारा क्या हुआ यहाँ पर इस इतिहास के क्रोनोलॉजी में देखा जाए, समाज में पतन हुआ। हम कहा सभ्यता थी और कहा संस्कृति में परिवर्तित हो गए, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या रहा, क्या रीजन रहा कि हम सभ्यता से संस्कृति में परिवर्तित हो गए। इसी बात का अध्ययन करेंगे हम इस इतिहास, और इस इतिहास से सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि यदि यदि सभ्यताएं यदि सभ्यताएं यदि सभ्यताएं अपने सामाजिक व आर्थिक गतिविधि में, है ना, सामाजिक व आर्थिक गतिविधि में संपोषणीय विकास नहीं करती है तो सभ्यता संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है ना। यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण देखा जाता है, उसमें एक पतन का कारण, बहुत सारे कारण देखे जाते हैं, उसमें एक है प्राकृतिक आपदा का। प्राकृतिक आपदा क्यों आई, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण जैसी एक्टिविटी होना, या फिर कुछ भी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, है ना, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हुआ। चाहे उस समय के लोग इतना प्रदूषण तो नहीं कर रहे होंगे ना, लेकिन प्राकृतिक कारण की वजह से वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या आई, यहाँ पर बाढ़ आनी शुरू हुई, बाढ़ आई। जैसा आपने देखोगे वहां पर, यदि आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो मूवी बनी है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता पर ही बेस्ड है, हड़प्पा कालीन सभ्यता पर ही बेस्ड है। यदि आप चाहो तो उस मूवी को देखना, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पर बनी हुई मूवी है ना। तो उसमें क्या है, बाढ़ आई, है ना, बाढ़ आना एक बहुत बड़ा रीजन था, है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई बाहर से लोगों का आक्रमण हुआ, एक रीजन ये भी बोला जाता है। लेकिन जो अभी तक मान्य रीजन है वो ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसमें प्राकृतिक कारण भी इन्वॉल्व रहे, ठीक है। अगर मान लो अब हमने ये सीखा कि सभ्यता संस्कृति में परिवर्तित हुई, उसका रीजन क्या है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्या आज हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश में तो पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उस जलवायु परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी बाढ़ आएंगे, सूखा पड़ेगा, वो सूखा पड़ेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप ये जो सभ्यता है संस्कृति में परिवर्तित हो सकती है। ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा ही है कोरोना वायरस। अब इसे कृत्रिम भी मान सकते हैं, क्योंकि चाइना की लैब में इसका मिल रहा है कि भाई चाइना की लैब में ही इसका आविष्कार हुआ है, इसकी वजह से क्या बोलते हैं पूरे विश्व में फैल गया है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को भैया हम इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में भी ले सकते हैं। बताओ, एक प्राकृतिक आपदा ही, इंसान इंसान का नहीं रहा, है ना। इतने ज्यादा मार्केटिंग होने लगी, ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन के सिलेंडर की, है ना, रेमडेसिवियर की, पूरा इस तरह के क्या ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, सभ्यता ही पतन हो जाता है। इंसान इंसान को नहीं समझता है, फिर ऐसी कंडीशन यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही बात मैं बोल रहा है, ये हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा कि भाई जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं बची, तो हमारी सभ्यता कैसे बच जाएगी। तो इसी वजह से आप सीखो और जलवायु परिवर्तन यानी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का प्रयास करो। तो ये है इंसान, ये सिखाता है आपको इतिहास। इतिहास से आप सीखो और वर्तमान में इसे अप्लाई करो, और फ्यूचर और वर्तमान में अप्लाई करो। इसे देखो कि हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है या फिर हमारा वर्तमान खराब हो सकता है। ये हमें इतिहास सिखाता है ना। तो इस तरह की जब आपकी थिंकिंग होगी ना, तो आपका इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले जो ऐसे होता है ना, ऐसे निबंध जो होता है, तो निबंध भी आपका ऐसे ही तैयार होता है ना। निबंध कैसे होता है, ऐसे ही तैयार होता है, ठीक है। एनीवे, यहाँ पर हुआ आपका वैदिक काल, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता 1500 से आपका 600 BC तक होती है ना। तो ये क्या होती है, वैदिक संस्कृति रहती है।
अब क्या होता है, वैदिक संस्कृति रहती है 600 BC। अब यहाँ पर वैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो ये आर्य है ना, वैदिक कालीन संस्कृति को हम आर्यकालीन संस्कृति भी बोलते हैं, आर्यकालीन संस्कृति। ये जो आर्य थे ये रहने वाले बेसिकली आपके स्टेपी प्रदेश से थे, स्टेपी, है ना। अब मुझे बच्चे बताएंगे जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रखी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी सॉरी मैपिंग पढ़ रखी है, स्टेपी का रीजन कहाँ पर आ रहा है, बताओ जल्दी से मुझे मैसेज करो, स्टेपी का रीजन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। स्टेपी जो प्रदेश होते हैं उनका रीजन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, बताओ। मतलब देश बता दो, है ना, कुछ भी बताओ, एक्सप्रेशन देश बताओ, आप सांस बता दो, कुछ भी बताओ। स्टेपी ये वाला याद नहीं आ रहा तुम्हें, ये इस तरह से जो हमने चार्ट बनवाया था ना, आ रहा है नहीं आ रहा याद, हाँ? भाई याद ही आ रहा होगा, है ना। हाँ तो यूरोप में है, ठीक बात है। फ्रांस स्टेपी का पार्ट नहीं है ना, फ्रांस स्टेपी का पार्ट नहीं है। यहाँ पर कौन से है, यहाँ पर ये रूस वाला इलाका या पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप और रूस, है ना। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप का पार्ट, पश्चिमी रूस, सॉरी, पश्चिमी रूस और पूर्वी यूरोप, ये जो रीजन आ रहा है, पोलैंड, यूक्रेन, है ना। और क्या आपका ये सब यूक्रेन और क्या बोलते हैं पश्चिमी रूस का पार्ट, ये क्या होता है, स्टेपी प्रदेश होता है। और स्टेपी प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, ये सब आपको बताया है, घास के मैदान पाए जाते हैं बड़े बड़े, है ना। तो जब है ना 45 डिग्री, 45 डिग्री नहीं, 45 से 60 के अराउंड पाया जाता है मध्य में। तो ये आपका होता है स्टेपी। तो इस तरह से आपने पढ़ा। हम्म, ठीक है। तो ये होते हैं स्टेपी से आते हैं, है ना। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके स्टैटिक प्रदेशों से आते हैं। कहाँ से आते हैं भैया, अगर मान लो मैं मैप बनाऊं, तो ये अगर मान लो इस तरह का मैप है ना, ये है ना, यहाँ पर क्या है आपका अफ्रीका है, इस तरह से, है ना। यस है यहाँ पर, तो यहाँ पर है सऊदी अरबिया, ठीक है। ये क्या बोलते हैं आपका ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका स्टैपी प्रदेश, इस स्टैपी प्रदेश, ठीक है, स्टैपी प्रदेश। तो ये आगे क्या होता है, यहाँ पर स्टैपी प्रदेश से आते हैं, और फिर यहाँ पर मध्यकालीन, यहाँ पर है मध्य एशिया, ये क्या है, मध्य एशिया है, ये क्या है, मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब कौन कौन से देश हो गए यहाँ पर, बताओ चलो। मध्य एशिया में कौन कौन से देश हो गए, अगर तुम्हें ये नहीं पता है ना मध्य एशिया में कौन कौन से देश हो गए, तो इसका मतलब बताऊं क्या है, इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं हो, फिर सिर्फ क्या है क्लास कर रहे हो, सोच रहे हो क्लास करने से क्या हो जा रहा है आपका, तैयारी हो जाएगी। ऐसी तैयारी नहीं होती, पढ़ने वाले ऐसे नहीं पढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्या है, हाँ, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, है ना, बिल्कुल, ताजिकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान, ठीक है, वेरी गुड, है ना। ये 5 कंट्रीज जो होती हैं सेंट्रल एशिया में, है ना, यही होती हैं, बिल्कुल सही बात है। विनोद, किसने बताया, विनोद ने बताया, अक्रम ने बताया, है ना, प्रियांशु, विनय, है ना, वेरी गुड। तो ये होता है आपका मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया। तो आर्य कहाँ से आए, ये आपका स्टेपी प्रदेश से थे, पहले स्टेपी प्रदेश से ये रुके कहाँ पर, मध्य एशिया, 5 प्रदेश मध्य एशिया, फिर मध्य एशिया से, है ना, फिर क्या हुए, हाँ ठीक है, ओके, विशाखा, हाँ बिल्कुल सही बात, है ना। यही पहले 5 देश होते हैं, फिर मध्य एशिया, फिर मध्य एशिया से ये कहाँ पर आए, ये आए बच्चों आपके सब सैंडर प्रदेश, कहाँ पर, सब सैंडर प्रदेश में आए, सब आंध्र प्रदेश यानी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में है। अब देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता, अगर मान लो इसे मतलब डिनोट करना हो कहां से कहां तक, ठीक, तो ये आपका, ये पूरे भारत में नहीं फैली हुई थी, ठीक है, ये पूरे भारत में नहीं फैली हुई थी। अगर मान लो इसे मैं इस तरह से बनाऊं ना, ठीक है ना। अगर मान लो छोटा सा भारत बना दिया जाए, है ना, यहाँ पे भारत बना दिया जाए, और ये क्या है आपका
पाकिस्तान का पार्ट है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर है, आपका पूरे भारत में नहीं फैली हुई है, ये जम्मू कश्मीर में यदि हम इसे मांडा मान लेते हैं तो यहाँ पर दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। और यहाँ पर आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में है ना, पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में, ठीक है। और यहाँ पर आपका सुत्तरगंज, ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये वाला जो रीजन है, इस वाले क्षेत्र में, केवल इस वाले क्षेत्र में ही ये पाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो रीजन है। अब आप बोलो कि दक्षिण भारत में फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं। यहाँ पर फैली हुई थी, नहीं। बस कहां पर फैली हुई थी, इस रीजन में फैली हुई थी, ठीक है, सिंधु। तो ये यहां से आते हैं इस सप्त सैनिक प्रदेश में, यानी कि सिंधु घाटी के प्रदेश में आते हैं यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर हो जाती है आपकी वैदिक कालीन संस्कृति का निर्माण हो जाता है इस रीजन, ठीक है, इस वैदिक कालीन संस्कृति का निर्माण। तो यहाँ पर हम जो वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ेंगे, यहाँ पर वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन तो नहीं करेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपके और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, है ना। तो ये सब जो चीजें होंगी यहाँ पर पढ़ा जाएगा, और वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या संस्कृति थी, है ना, इस चीज का प्रयोग होता था, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर होगा, होता है वैदिक कालीन। फिर आप देखोगे, अब जो वैदिक कालीन संस्कृति को दो भागों में डिवाइड करेंगे हम, है ना। एक है ऋग वैदिक कालीन, ऋग वैदिक संस्कृति, और है उत्तर वैदिक संस्कृति। अब उत्तर वैदिक संस्कृति जो हम पढ़ेंगे, पहले ऋग वैदिक संस्कृति जो हम पढ़ेंगे, पहले क्या है, ऋग वैदिक संस्कृति, वो सप्त सैन्य प्रदेश तक रहती है। फिर उत्तर वैदिक संस्कृति जो होती है, उसका प्रसार होना शुरू हो जाता है यहाँ पर पूर्व की ओर। तो यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति का फिर विस्तार होना शुरू हो जाता है, इस तरह से यहाँ तक पहुंच जाती है उत्तर वैदिक संस्कृति, आपके यूपी बिहार बंगाल तक पहुंच जाती है, बंगाल तक, है ना, ये इस तरह रीजन। ये उत्तर वैदिक संस्कृति यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति यहाँ तक हो जाती है, यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना वैदिक संस्कृति, फिर यहाँ पे आ जाता है 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व आ जाता है आपका, स्टार्ट हो जाता है। अब 600 ईसा पूर्व जो होता है बच्चों, यहाँ पर 600 ईसा पूर्व से लेकर आपका 323 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक ना, यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है, इसे बोलते हैं हम, यहाँ पर दो चीजें आप पढ़ोगे, क्या दो चीज पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ोगे, महाजनपद के बारे में पढ़ोगे, महाजनपद के बारे में पढ़ोगे। और दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे, आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। 600 BC से ही आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इस वैदिक संस्कृति पर प्रतिघात किया और एक अपनी संस्कृति का निर्माण करने की कोशिश की, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म में, ठीक है। कैसे इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, उपनिषदों और वेदों को मानने से मना कर दिया इन्होंने, बौद्ध और जैन ने। तभी तो हम इसे नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक दर्शन, नास्तिक, और इसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से वेदों के मानने ना मानने की वजह से महाजनपद, यहाँ पर बड़े बड़े महाजनपद बनने शुरू हो गए, कोसल जनपद, आपका मगध जनपद, ठीक है ना। तो ये आपके मगध हो गए, सूरसेन, बहुत सारे हैं आपके ना, अस्मक, ना, बहुत सारे पंचाल, कहाँ कहाँ के हैं, बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो 16 महाजनपद है, उन 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर इसका कैसे क्या सिस्टम रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत तालीम होगी। फिर 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व से आपका 187 ईसा पूर्व, 187 ईसा पूर्व तक रहता है आपका मौर्य काल ना, मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल। तो मौर्य काल का अंतिम राजा बृहदत्त रहता है, जिसकी हत्या उस समय शुंग के द्वारा कर दी जाती है, और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसे बोलते हैं शुंग वंश, शुंग वंश, ठीक है, शुंग। तो यहाँ पर मौर्य काल के बाद आता है शुंग वंश। तो मौर्य काल, तो हम इस मौर्य काल में क्या क्या पढ़ते हैं, तो मौर्य काल यहाँ पर हो जाता है मौर्य काल, तो 323 से आपका 187 तक क्या है आपका मौर्य काल है। तो मौर्य काल में बेसिकली बस ये सब पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये सब, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, समुद्र
समुद्रगुप्त तो बाद में आते हैं इसमें। ये अशोक है ना, अशोक सबसे मेन क्या है, अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दो ही मेन शासक होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है ना। उसमें भी सबसे मेन कौन है, अशोक है। ठीक है, अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने कि पूरा बुद्ध धर्म का प्रसार करना शुरू किया, कैसे ये सब रिलेटेड चीजें हम यहाँ पढ़े। फिर 187 के बाद, 187 कितना टाइम हो गया बच्चों, अभी है कुछ टाइम है। 187, ठीक है, 187 के बाद आपका हो जाता है 187 से, और ये कहां तक मान के चलो इसे, 323 319 तक, 319 ईस्वी। अब मैंने क्या बोला, ईस्वी, ये क्या था, ईसा पूर्व था। 187 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक आपका चलता है। तो 187 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक, कहां तक, ईस्वी तक आपका चलता है मौर्योत्तर काल। कौन सा, मौर्योत्तर काल, याद रखना, ईसा पूर्व से और ईस्वी। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कितने साल का समय होगा, इन दोनों के बीच में कितने साल का समय होगा, मुझे ये बात बताओ, कितने साल का समय होगा, कितने साल का समय होगा, 187 से 319 तक कितने साल का समय होगा, 312, 332, तुमने क्या कहा, 332 लगाया वही, हाँ जोड़ना है ना, 187 प्लस 319 जोड़ना है। तो कितना हो गया, 187 प्लस 329, 312 हो गया। 187 से 319 तक कितना समय हो गया, तो जोड़ के बताओ, 187 प्लस 319, 506 वर्ष हो गया। ठीक है, 506 वर्ष हो गए, समझे। क्यों भाई, कैसे हुआ, थोड़ी यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को नहीं समझोगे तो बेकार हो जाओगे। कैसे, अब भाई देखो, ईसा पूर्व है ये, क्या है, 187 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी, यानी कि बीच में क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। तो ये कितना टाइम हो गया, 187 साल, और जीरो से ये हो गया, जीरो से 319 कितना हो गया, 319 साल। तो इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे, 187 और 319, जैसे मैथ्स में मैं ये बोलूं कि भाई ये -1 -2 ऐसे चलता है, माइनस के 5 से लेकर माइनस के क्या बोल, प्लस के 6 तक क्या बोलते हैं, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, ठीक है, कितनी संख्या है। तो आप क्या करोगे कि भाई माइनस -5 -4 -3 -2 -1 है ना, और क्या बोलते हैं, जीरो भी -1 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5, तो ये तो 6 हो गई, और क्या बोलता है 5 11 हो गई ना, ये इन्हें टोटल आपने जोड़ लिया, यही तो हो गया ना। सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है, कितने साल हो गए, तो कितने साल हो गए आपका, 107 से 319 साल हो गए, ठीक है। तो 187 से आपका 319 ईस्वी तक क्या रहता है आपका, ये रहता है मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल हो जाता है आपका, इसमें शुंग आएगा, सातवाहन आएंगे, आपके कुषाण आएंगे, कुषाण वंश आएंगे, है ना, हिंद यूनानी आएंगे, है ना, तो हुण भी आएंगे। तो बहुत सारे शासक यहाँ पे आते हैं मौर्योत्तर काल में, हम इसका अध्ययन करेंगे मौर्योत्तर काल। फिर मौर्योत्तर काल के बाद कौन आता है, तो ये हो गया मौर्य काल, मौर्य, और फिर मौर्य के बाद में उत्तर, उत्तर का मतलब हो गया बाद में, तो मौर्य के बाद में कौन सा आता है, तो ये हो गया आपका 187 से 319 हो गया, ठीक है, 319 हो गया। फिर 319 के बाद से आपका स्टार्ट हो जाता है, 319 हो गया। फिर आप मान के चलो यहाँ पर 7वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी का मतलब शास्त्रों से स्टार्ट होता है, तो सॉरी, 21वीं शताब्दी का मतलब, 7वीं शताब्दी का मतलब है 600 से स्टार्ट होता है, 600 ईस्वी से स्टार्ट हो रहा है लगभग, ठीक है, 600 ईस्वी। जैसे बोलते हैं हम 21वीं सदी, तो 21वीं सदी हम जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये है 2000 से स्टार्ट होती है ना, ये 2000 से। ऐसे जब मैं बोल रहा हूँ 7वीं सदी, तो ये कब से स्टार्ट होगी, 600 से स्टार्ट, ठीक है, ये कैसे होगी, 600 से स्टार्ट होगी। तो ये याद रखना है ना, 21वीं जैसे हम निकालते हैं, तो ऐसी 7वीं सदी मतलब 600 से स्टार्ट हो रही होगी, तो भैया 600 ईस्वी से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो आता है बच्चों, यहाँ पर आता है आपका ये गुप्त काल,
ये आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल में भी यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकेंड और आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, स्कंदगुप्त, ये सब जैसे शासक जो है यहाँ पर पढ़ते हैं इस गुप्त काल में, है ना, गुप्त काल में। और बस इतना ही यहाँ पर आपको, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी तो टाइम की कमी है, तो क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे वो तो छोड़ो। यहाँ पर गुप्त काल हो गया। फिर गुप्त काल के बाद हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से लगभग 1000 तक, 1000 ईसा पूर्व तक आपका है गुप्तोत्तर काल। कौन सा? गुप्त काल के बाद का काल। जैसे यहाँ पर मौर्य काल के बाद आया मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के बाद क्या आया? गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इस तरह से यहां तक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पूर्व मध्य काल आ जाता है। पूर्व मध्य काल में जितने भी छोटे छोटे राजवंश रहे हैं, चाहे वो ये प्रत्याहार, चौहान, है ना, पाल, है ना, ये जितने भी छोटे छोटे शासक हैं, है ना, ये राजवंश है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये होता है पूर्व मध्य काल। ठीक है, ये पूर्व मध्य काल का। तो इस तरह से वो पूरी हिस्ट्री होती है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हमने क्या पढ़ा? प्राचीन भारत में बच्चों हमने पहले पढ़ा है पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे में? एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि इसमें एक पाषाण कालीन संस्कृति का उपयोग किया जा रहा है, यानी पत्थर का उपयोग करते थे पाषाण काल। फिर पाषाण काल के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ताम्रकालीन संस्कृति। इस ताम्रकालीन संस्कृति को संस्कृति या सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यता, इसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से डिनोट किया, जिसकी जो टाइम अवधि रहती है बच्चों यहाँ पर आपकी 4000 से 1500 तक रहती है। ये पूरा पाषाण काल चला और फिर ये आपका हो गया, आपका 1500 तक क्या हो गया? आपका सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता, या इसे ताम्रकालीन सभ्यता भी हम इसे बोलते हैं। फिर 1500 से आपका 600 बीसी तक आपका चला वैदिक काल। हाँ, वैदिक संस्कृति चली आपकी। ठीक है, वैदिक संस्कृति। फिर 600 बीसी से 323 ईस्वी तक आपका क्या हुआ? महाजनपद काल आया। और महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ 600 बीसी को पुनः जागरण का काल भी बोला जाता है। इस समय क्या होता है? जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हो जाता है यहाँ पर इस समय 600 बीसी से आपका 323 बीसी तक। ठीक है, फिर क्या होता है? 323 के बाद और 187 बीसी तक आपका मौर्य काल आता है। इस मौर्य काल में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हुआ ये वाला। फिर 187 से ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक, ठीक है, ये मौर्योत्तर काल आता है। इस मौर्योत्तर काल में हम मेनली जो पढ़ेंगे वो हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। कनिष्क उसका होता है कुषाण का होता है, कुषाण। ठीक है, कुषाण। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे शासक छोटे छोटे अभी रहते हैं, जैसे हूण हो गया, हिंद यूनानी हो गए, है ना, शुंग वंश हो गए, सातवाहन वंश हो गया। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं 319। फिर 319 से 600 बीसी तक हम बात करते हैं, है ना, 600 ईस्वी तक बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका आपका आता है गुप्त काल। गुप्त काल में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, और उनके लड़के जो होते हैं स्कंदगुप्त वगैरह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक कहाँ तक पढ़ेंगे हम? यहाँ तक। इसमें वही बच्चों गुप्त काल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है गुप्तोत्तर काल। तो इसमें बेसिकली हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि हर्ष के साथ बहुत संगति होती है ना। हुइंगसांग आता है इसी किस्म में आता है। कैसे क्या होता है बच्चों, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका पूर्व मध्य काल स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का एक ओवरव्यू था जो कि पहली क्लास में दिया जाता है, और पहली क्लास में दिया। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको ज्यादा बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। इसके बारे में कोई बताता भी नहीं है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन तब भी पता होना चाहिए क्या होता है पाषाण काल, है ना। क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे लिंक कर लेंगे ताम्रकालीन संस्कृति। और जो वैदिक संस्कृति थी वो लोहकालीन संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति कैसी थी? लोहकालीन संस्कृति थी। तो तांबे का उपयोग यहाँ पर हुआ, वैदिक संस्कृति का उपयोग में किसका उपयोग होने लगा? लोहे का उपयोग होने लगा, लोहे का। ठीक है, यहाँ पर लोहे का उपयोग होने लगा। तो इस तरह से हमने
पूरा यहाँ पर एक टाइमलाइन समझी, तो समझ में आया टाइमलाइन के बारे में कैसे क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया भाई ना? ओके ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को, और कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास, है ना? कल फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे 9 बजे से ही। और कल आपकी इकोनॉमी की क्लास भी होगी, है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं अपने से। ठीक है, ओके ना, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।